Yes. So today's topic लिखिएगा definition of universal gas or universal gravitational constant. जो कैपिटल G है हम उसकी बात कर रहे हैं. Definition of universal gravitational constant. देखो बच्चों, इसको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको ये देखिए, ये एक क्वेश्चन आपको आएगा कि x इज इक्वल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर पाया था ना. बस तो लिखिएगा we know that, लिखिए we know that x is equal to g m1 m2 upon r square. x is equal to g m1 m2 upon r square. क्या बेटा? सर ये लिख नहीं आता शायद. दिख नहीं रहा? ये आपकी आवाज भी समझ नहीं आ रही, क्या बोल रहे हो आप? सर दिख रहा है. दिख रहा है ना? ठीक. कभी कभी होता है कि आपने, कभी ये होता है कि हमारा भी नेटवर्क स्कूल का भी खराब होता है, कभी कभी आप लोग का भी होता है ना? कोई बात नहीं, थोड़ा चेक कर लीजिएगा. लिखिएगा f is equal to g m1 m2 upon r square, है ना? We know that. अब यहाँ बच्चों देखो m1 m2 क्या है, हम बात कर चुके हैं पहले ही. These are the mass of two bodies. r क्या है, उनके बीच का डिस्टेंस है. अब यहाँ पर मैं आपसे ये बोलता हूँ कि if m1 is equal to m2, ठीक है, m1 is equal to m2 is equal to 1 यूनिट. 1 यूनिट मतलब क्या होता है, या तो वो 1 ग्राम है या फिर वो 1 किलोग्राम है, ये मतलब होता है. और ये r is equal to 1 यूनिट. r is equal to 1 यूनिट. इसका मतलब है कि या तो r जो है 1 मीटर है या 1 सेंटीमीटर है. ठीक है, कुछ भी होता है. यदि m1 m2 भी 1 है और r भी 1 है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा अपने को, then s is equal to आ जाएगा g. f is equal to कितना आ गया, g आ गया. ठीक है, f is equal to g. अब यहाँ देखिएगा, अब इसको देख करके हम एक डेफिनेशन बनाएंगे. किसकी जब बनाएंगे, इसकी बनाएंगे. हम क्या कहेंगे, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल कांस्टेंट is equal to the gravitational force if it is act between two bodies having unit mass and unit distance. यानी कि यदि कोई दो बॉडी है जिनका मास 1 है, 1 kg या 1 ग्राम है, डिस्टेंस 1 मीटर है, तो उनके बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो फोर्स को ही हम लोग ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं. तो लिखिएगा पहले, ओके, द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसके बाद लिखिए द यूनिवर्सल gravitational constant, the universal gravitational constant is defined as the force of attraction between two
two bodies, between two bodies of unit mass, masses कर देना, दो है ना, unit masses separated by a unit distance, separated by a unit distance. आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बच्चों की, आज अपनों की क्लास की स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी है, लगभग 23 स्टूडेंट्स आज प्रेजेंट, वेरी गुड। अब सभी लोग बना के रखिए। तो बच्चों आपकी समझ में आ गया कि इसकी ये कैसे करते हैं, इसको डिफाइन हम आप ये कहेंगे कि ग्रेविटेशनल जो होता है कांस्टेंट, वो दो यूनिट मास की जो बॉडी जो कि यूनिट डिस्टेंस पर रखी है, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि इसकी यूनिट क्या होगी, तो लिखिए इट्स यूनिट इज, अब यहाँ से आपको ये यूनिट निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालोगे? जी को ऐसे, जी इज इक्वल टू x into r square upon z। हरीश बेटा क्या मुझे बताओगे कि इसके अब इस फार्मूले के हिसाब से क्या यूनिट होगी इसकी? मीटर स्क्वायर बाय केजी स्क्वायर। और ये भूल गए? न्यूटन टाइम्स मीटर स्क्वायर बाय केजी स्क्वायर। मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, राइट? न्यूटन आर डिस्टेंस है ना, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। पर केजी क्यों आया? क्योंकि दो मास है, 1 और 2 है ना, तो केजी इंटू केजी या केजी स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। हो गया? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसकी महिमा का वर्णन करते हैं, इसकी महानता का वर्णन करते हैं। प्यारे बच्चों, क्या आप में से कोई मुझे ये बात बता पाएगा कि दुनिया का सबसे स्ट्रांग फोर्स किसे कहते हैं? कौन सा होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स, वेरी गुड। किसने कहा? हरीश ने ना? ओके, सो रिमेंबर ऑलवेज, दुनिया का, यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है न्यूक्लियर फोर्स। अब फिर से दिमाग पर जोर दे के बताओ कि सबसे वीक फोर्स कौन सा होता है? ग्रेविटी। यस यस, वेरी गुड। दुनिया का सबसे वीक फोर्स होता है, वीक नहीं बल्कि वीकेस्ट फोर्स है ये। और न्यूक्लियर फोर्स जो होता है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है। लेकिन ये जो दुनिया चल रही है, जो यूनिवर्स चल रहा है, ये किसकी वजह से चल रहा है? न्यूक्लियर फोर्स की वजह से या ग्रेविटेशनल फोर्स? वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखो यहाँ से एक बहुत ही एक मोरल वैल्यू भी सामने निकल के आती है कि दुनिया को हमेशा छोटे और कमजोर लोग चलाते हैं। दुनिया को बनाने में छोटे लोगों का, छोटे मतलब जो मजदूर है, मेहनती लोग हैं, जिनमें कम ताकत है, लोगों को लगता है कि जो लोग बड़े पैसे वाले हैं, जो बहुत पावरफुल है, वो दुनिया को नहीं चलाते। दुनिया को कौन चलाता है? जो कमजोर लोग होते हैं। तो अच्छा, यूनिवर्स
कभी भी यदि खत्म होगा तो मालूम किसकी वजह से खत्म होगा? दुनिया कभी खत्म हुई, अपना अर्थ कभी खत्म हुई, तो इसके लिए कौन रहेगा रिस्पॉन्सिबल? न्यूक्लियर फोर्स। तो जो स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं, जो मजबूत लोग होते हैं, ये हमेशा हानिकारक ही होते हैं। इनके कुछ फायदे भी हो सकते हैं, मैं नहीं कहता कि फायदे नहीं है, लेकिन हमेशा इसलिए जो लोग बड़े ताकतवर होते हैं, जो बहुत ज्यादा पैसे वाले हैं, जो उठाना है दिखाना है, उनके पास ताकत है, सत्ता है, तो ये लोग हमेशा, इनसे नुकसान ज्यादा होता है, फायदा कम होता है। इसीलिए देखो, दुनिया का सबसे वीक फोर्स कौन सा है यूनिवर्स का? वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। और वही एक ऐसा फोर्स है जिस फोर्स की वजह से दुनिया चल रही है। तो अब मैं इसके सपोर्ट में कुछ पॉइंट्स दिखाऊंगा आपको, एक एक करके आप लिखिएगा, आपको काम भी आएंगे और आपको इसकी नॉलेज भी बढ़ने वाली है। तो हेडिंग डाल दीजिएगा, इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। हम इस टॉपिक में आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा मैं कि यदि ये नहीं होता तो क्या क्या नहीं हो पाता, ये है तो क्या क्या है। तो लिखिएगा, द ग्रेविटेशनल फोर्स प्लेज, द ग्रेविटेशनल फोर्स प्लेज an important role in nature, important role in nature। नंबर 1, बताइए कौन सबसे पहला कौन सा होना चाहिए आपके हिसाब से? सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सा है? सर एक It होल keeps planets in orbit. क्या क्या बेटा? एक एक मिनट बोलो। हाँ सर, षष्ठी बोलो। सर it holds an object near ये हरीश। It keeps planets in orbits हाँ, of the stars. इसका सबसे बड़ा रोल तो यही है कि यदि यूनिवर्स चल रहा है तो इसके ऊपर जो प्लैनेट जो घूम रहे हैं, क्योंकि यदि ये होता नहीं तो प्लैनेट ही नहीं होते, जब प्लैनेट नहीं होते तो हम लोग कहाँ से होते, है ना? तो सबसे पहला इसका फायदा क्या है इसका, कि आज जो यूनिवर्स का एग्जिस्टेंस है, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, all the planets revolve around the sun all the planets revolve around the sun due to the gravitational force, due to the gravitational force that is gravitational force is responsible, that is gravitational force is responsible for the existence of solar system. Gravitational force is responsible for the existence of the solar system। यानी कि आज जो सोलर सिस्टम दुनिया अपने है, यूनिवर्स में यदि है, तो इट इज ओनली बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। नंबर 2, अब बताइए और क्या होता है इसका? Sir, because of gravitational force, we are stable in our Earth. Otherwise, अभी तो यहाँ लास्ट में आएंगे, तो अभी तो लास्ट में, और मैंने अभी हम तो सोलर सिस्टम से चल के आ रहे हैं, ऐसे आओ, बाहर से अंदर आओ। और इसका मालूम है सबसे बड़ा एक और वो है, यदि ये नहीं होता
तो जो स्टार फॉर्मेशन, टाइड्स, जो टाइड्स है टाइड्स, वो नहीं आते। जो समुद्रों में जो टाइड्स आते हैं बच्चों, ये इसी की वजह से आते हैं, पता है आपको? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आते हैं। सर मून के ग्रेविटेशनल पुल की कारण और ये ध्यान देना बेटा, इसमें मून और अर्थ, मून और सन दोनों का ही रोल होता है, लेकिन 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 मून का रोल बड़ा होता है, यानी कि 90% जो है वो बिकॉज ऑफ मून एंड 10% बिकॉज ऑफ सन, राइट? सो प्लीज नोट डाउन, tides in ocean, tides in ocean are formed due to the gravitational force, due to the gravitational force, किसके बीच में? between the moon and water of ocean, and water of ocean. ठीक, थर्ड पॉइंट सर, होल्डिंग द एटमॉस्फेयर नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, और बताइए इसके अलावा। स्टार फॉर्मेशन, हाँ, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। सर, द प्रेडिक्शन ऑफ सोलर एक्लिप्स एंड लूनर। यस यस यस, अब ये ध्यान रखो कि इन सब के प्रेडिक्शन से में कौन आता है, तो जो हमारे सैटेलाइट्स हैं, प्रेडिक्शन कौन करेगा? जो हमारे सैटेलाइट जो घूमते हैं चारों तरफ, जो हम लोगों ने छोड़ रखे हैं, जैसे कि मून है, मून तो क्या है, नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का, लेकिन इसके अलावा भी हर देश ने बहुत सारे सैटेलाइट छोड़ रखे हैं जो अर्थ के चक्कर लगाते हैं, राइट? और ना, अब वो जो राउंड लगा रहे हैं तो उससे वो प्रोडक्शंस करते हैं, तो यदि वो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो सैटेलाइट भी नहीं होते, जब सैटेलाइट नहीं होते तो हमारे पास किसी भी तरह की कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती। तो चलिए लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अ प्लैनेट एंड इट्स सैटेलाइट सर ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये नेचुरल सैटेलाइट के बीच में है और या फिर आर्टिफिशियल सैटेलाइट? दोनों में होता है भाई, उसमें भी है, वो भी घूम रहा है, वो तो घूमेगा ही, वो तो नेचुरल है, लेकिन जो हमारे हम लोग भेजते हैं इनमें भी होता है, इनमें हाँ भी होता है, क्योंकि यदि वो अभी ये मैं आपको शायद 9th में तो उतना नहीं है क्योंकि बहुत डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, 11th में पढ़ाऊंगा आप लोगों में, 11th में है ये कि कैसे ये घूमते हैं। बस अंतर ये है कि जो दो तरह के बेटा सैटेलाइट्स होते हैं, एक होते हैं आर्टिफिशियल और एक होते हैं नेचुरल। तो मून अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है, इसके अलावा सैकड़ों बल्कि हजारों जो सैटेलाइट जो है अर्थ के चारों तरफ घूम रहे हैं। इंडिया ने पता नहीं कितने छोड़ रखे हैं, इंडिया, अमेरिका, रूस, जापान, जर्मनी, फ्रांस, सभी ने छोड़ रखे हैं, ठीक है ना? तो वो अपने अपने काम करते हैं, बस इनकी लाइफ होती है बेटा, जैसे मून की कोई लाइफ नहीं है, लेकिन ये जो आर्टिफिशियल होते हैं, जो हम लोग मैन मेड होते हैं, इनकी एक टाइमिंग होती है, उस टाइम के बाद ये अपना काम करना बंद कर देते हैं। क्यों करते हैं वो अलग टॉपिक है, हम आगे जब 11th में आएंगे तो बात करेंगे, है ना? लेकिन फिलहाल यहाँ हम दोनों की बात कर रहे हैं, मून की भी और नेशनल सैटेलाइट उसकी आर्टिफिशियल की बात कर रहे हैं। तो लिखिएगा ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अ प्लैनेट एंड इट्स सैटेलाइट decides
whether a planet has a moon or not. Whether a planet has a moon or not. सर एक बार और रिपीट कर दीजिए कोई बात नहीं, starting से। मैं फिर से बोलता हूँ मैं। Gravitational force between a planet and its satellite decides whether a planet has a moon or not. ये तय होता है इससे। And artificial and natural satellites revolve around the earth. Because of this force. This मतलब gravitational force. And artificial satellites gives us a lot of information about Earth, and universe. अच्छा, आपको ये बात पता होना चाहिए कि ये जो एटमॉस्फेयर है अपने चारों तरफ, ये भी इसी की वजह से है। यदि ये ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो हमारे चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर है, जो ब्लैंकेट ऑफ एयर है, ये भी नहीं होता, है ना। तो ये भी किसकी वजह से है, यानी कि हमारे प्लैनेट पे कोई गैस नहीं होती, चाहे वो नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ भी हो, कुछ भी नहीं होता। लिखिएगा, द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ is possible due to gravitational force of the earth. The atmosphere of the earth is possible due to gravitational force of the earth. अब लिखिए एक और इंटरेस्टिंग, ये जो रेनफॉल होता है, जो स्नोफॉल होता है, ये भी नहीं होते। पानी की बूंदें हवा में ऊपर आ जाती, नीचे नहीं आते वो, ये भी क्यों है? तो लिखिएगा, रेनफॉल and snowfall is possible only due to the gravitational force. Rainfall and snowfall is possible only due to gravitational force of the earth. अब लिखो लास्ट, बहुत है, बहुत भाई, इसी में कम बन जाएगा। जो यहाँ पर आपने कहा था कि हम जो जमीन पर खड़े हुए हैं, हम लोग यहाँ पर स्टे कर रहे हैं, यदि ये नहीं होता तो क्या होता, हम लोग भी हवा में उड़ रहे होते। कितना मजा आता ना। तो लिखिए, एक पॉइंट और लिख दो, वी स्टे ऑन द अर्थ, due to the gravitational force between the earth and us. चलिए, ये हो गया। हाँ,
Sir, can you repeat? क्या बेटा? Sir, can you repeat? हाँ, क्यों नहीं? We stay on the earth. We stay on the earth due to gravitational force. किसके बीच में? Between the earth and us. Between the earth and us. अब चलिए, हमारे पास एक फार्मूला है जो मैंने आपको लिख दिया पहले, S is equal to G n1 square into R। ये फार्मूला निकालो, है ना। अब इस फार्मूले के बेस पर हमें 1, 2, 3 न्यूमेरिकल करने हैं आज, है ना। तो मुझे बताइए, मैं आपको एक न्यूमेरिकल दे रहा हूँ जिसे आप अभी करेंगे। 2 मिनट आपके, 3 मिनट आपके होंगे, नहीं तो इसको मैं करूंगा। बेटा को ये ध्यान से सुनना क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये कहता है द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स इज 49 न्यूटन। 2 ऑब्जेक्ट हैं, उनके बीच में ये जो फोर्स है कितना है? 49 न्यूटन। ठीक है। अब वो कहता है हाउ मच डिस्टेंस बिटवीन दीज ऑब्जेक्ट्स विल डिक्रीज so that force between them becomes double। तो वो ये कह रहा है कि हम ऐसा क्या कर दें, हम कितना डिस्टेंस कम कर दें, कितना डिस्टेंस कम कर दें या डिस्टेंस कितना कम या ज़्यादा कर दें कि ये जो फोर्स है वो कितना हो जाए? 98 न्यूटन। ठीक है, समझ में आ गया। वो ये कह रहा है कि 2 ऑब्जेक्ट के बीच का इतना फोर्स है और कुछ डिस्टेंस है, पता नहीं कितना डिस्टेंस है। अब वो ये कह रहा है कि उस जो है, जो पता नहीं कितना है, उसको कितना कर दें, कम कर दें, ज्यादा कर दें, जो भी करना हो कर दें, जिससे कि उसका जो फोर्स है वो पहले से डबल हो जाए, यानी कि 49 से 98 हो जाए। करके आप लोग करेंगे, इसको ट्राई करेंगे। सर 2 ऑब्जेक्ट्स का मास नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, डिस्टेंस भी नहीं दिया, बस वो ये कह रहा है कि पहले जो डिस्टेंस था उससे कितना हो जाएगा। उससे मान लो आपने कहा कि मान लो r है तो r से वो 2r हो जाएगा, फिर 3r या r/2 या r/3 जो भी हो। ये मान उसने आपको मास नहीं दिया है, डिस्टेंस भी नहीं दिया है, बस उसने कहा है कि 2 ऑब्जेक्ट के बीच का फोर्स है, बस। Three minutes for you only. Sir, distance should be half. Distance will be half, bro. से तो 4 टाइम्स हो जाएगा। Distance should be doubled. No. और थोड़ा सही जा रहे हो, सही जा रहे हो। You are going right way. सभी बच्चों को ट्राई करना, ये नहीं कि 2-4 बच्चे जो है वो ये करना ट्राई करेंगे। पास हम सबको होना है, ध्यान रखना होगा। सर √2/2। √2/2 नो नो, √2/2 हाँ, राइट यस, ये ठीक है। हाँ, हालांकि थोड़ा सा ठीक कर दूंगा, कोई बात नहीं। गुड हरीश, वेल डन। और कोई ट्राई कर रहा है अभी? वन अपॉन अंडर रूट 2 सही है। अब देखो बेटा, इसको मैं कर दूं
बाकी बच्चों के लिए जो नहीं है, ऐसे न्यूमेरिकल्स कैसे किए जाते हैं वो देखिए केवल। क्या करेंगे आप इसमें, आपने कहा ये लिखा हुआ है एफ कितना लिखा है Gm1m2/r²। ओके, ये पहला फोर्स इतना है F1 और इसको R1 मास तो है ही जो भी। अब आपने कहा कि ये अब F2 कर दो, F2 तो Gm1m2/r²। हमें नहीं पता, देखो डिस्टेंस आगे पीछे करने का है, मास तो मास ही रहने वाला है। अब उसने ये कहा है कि यदि पहले डिस्टेंस r1 है और बाद में डिस्टेंस r2 हो गया, तो अब r1 पर यदि ये 49 है तो इस पर r2 पर ये 98 होना चाहिए। आपने क्या करना है, इसको ऐसे डिवाइड करना, G से G कैंसिल, M1 M2 से M1 M2 कैंसिल हो जाएंगे, तो आपको क्या आ जाएगा F1/F2 इज इक्वल टू R2² राइट। अच्छा, F1 कितना है बच्चों, F1 है 49 है ना, F2 कितना है 98, क्या हो जाएगा 49 to the 98। तो आपके पास क्या आ गया R2²/R1² इज इक्वल टू 1/2 राइट। अब क्या करेंगे आप, टेकिंग अंडर रूट, तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा और यहाँ पर ये ऐसे। आपको निकालना क्या था, आपको निकालना है R2 सेकेंड, तो R2 इज इक्वल टू R1/√2। तो क्या मतलब हो गया कि जो डिस्टेंस होगी वो पहले की डिस्टेंस से 1/√2 टाइम्स कम हो जाएगी। आप समझ सकते हैं R2 जो है R1 से कम है, और कितनी कम है, हाफ नहीं है बल्कि √2 टाइम्स कम हो गई, राइट। यस सर। गुड। एक क्वेश्चन और देखिएगा जो मुझे आप लोगों को भी करना है। स्फीयर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें आप पूरा मत लिखिएगा, सिर्फ वो लिख लो केवल जो वैल्यू दी हुई है। स्फीयर of mass 40 kg attract another sphere of 80 kg, यानी कि दो वो दिए हुए हैं, एक का मास 40 kg है, यानी कि m1 कितना हो गया 40 kg और वो कितना हो गया 80 kg by a force of 2.5 into 10⁻⁶ न्यूटन। यानी कि जो दो बॉडी है, एक का मास 40 kg है, दूसरे का 80 kg है, इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लग रहा है 2.5 into 10⁻⁶। M1 दिया हुआ है 40 kg, M2 दिया हुआ है 80 kg और जो F दिया हुआ है यह 2.5 into 10⁻⁶ Newton. When their centers are 30 millimeter apart, उनके जो सेंटर है दोनों बॉडी के वो 30 मिलीमीटर अपार्ट, यानी कि उनके बीच का जो डिस्टेंस है कितना है 30 मिलीमीटर। यदि ये दिया हुआ है तो भाई साहब पूछ रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ G, फाइंड द वैल्यू ऑफ G। जल्दी कीजिए, ओनली 2 मिनट्स, थोड़ा केयरफुल तो कीजिएगा तरीके से।
ये हाँ बच्चों हुआ। सर 2.34 into 10 raised to the power -9। थोड़ी सी गलती कर रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ तुमने कहीं कहाँ गलती की है। थोड़ी सी गलती हो रही है, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं है। सर 10 raised to the power -8। 10 raised to the power -8। माइनस नहीं बेटा, इसलिए बना रही है। तो बेटा इसमें कुछ खास बात नहीं थी, थोड़ी सी गलती कर रहे हैं, यहाँ कुछ नहीं है। आपको जी निकालना है, सिंपल फार्मूला है। F इज इक्वल टू कितना होता है, G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। निकालना क्या है अपने को, G। तो G इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, F इंटू r स्क्वायर अपॉन m1 m2। अब देखो यहाँ F कितना है, ये कितना 2.5 इंटू 10 टू द पावर -6। आर कितना है, आर 30 मिलीमीटर है। इसको आपको पहले बदलना पड़ेगा मीटर में। जब हम मिलीमीटर को मीटर में बदलते हैं तो ये होता है 10 टू द पावर -3 और पूरे का होल स्क्वायर। सर स्क्वायर करना भूल गया था। मैं जानता था बेटा गलती क्या हो रही है, ठीक है ना। और अपॉन 40 इंटू 80। तो जो गलती आ रही थी ना वो इसलिए वो माइनस जो 3 जो आपके -8 आया ना वो तो अपने आप से हो जाएगा, है ना। थोड़ी सी छोटी सी गलतियां होती हैं, समझ में आ गया बच्चों। आप लोगों को कुछ नहीं करना था, केवल इसमें एक ही चीज थी, केवल एक नियम होता है बेटा, हमेशा सभी को एक ही यूनिट में लेना पड़ता है। तो ये मिलीमीटर था, सब मीटर में थे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मिलीमीटर को बदला मीटर में, क्योंकि स्क्वायर है तो ये आएगा कितना 10 टू द पावर -6, ये आएगा 900। अब हल कर लेना, अब मिल जाएगा आंसर आपको, है ना। तो ये था। आप बच्चों आज आप लोगों को इस प्रकार से इनको और कर करके देखना है, करेंगे। और हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके वो पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स और 700 और देखेंगे। आपको कोई पूछना तो आप भी पूछ सकते हो मुझसे और अलग से, है ना। अदरवाइज हम लोग इसके नेक्स्ट टॉपिक